हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है या उसकी दर किस तरह से हम निकालते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो यही टॉपिक है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? थर्ड और सेकंड हमारा पार्ट है ये। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं, ये होता क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अगर कोई आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इससे पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने देखा था कि अभिक्रियाएं हमारी तीन प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है हमारी वेरी फास्ट, ठीक है। दूसरी हमारी कैसी होती है? मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट यानी कि मंद। और थर्ड हमारा कौन सा होता है? वेरी स्लो रिएक्शन। ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी हमने, किसके आधार पर? वेग के आधार पर। ठीक है, ये बहुत तेज होती हैं, ठीक है, ये हमारी कैसी होती हैं? मॉडरेट होती है, ठीक है, ना बहुत तेज होती है ना बहुत धीमे होती हैं, ये बहुत धीमे होती है। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, ठीक है, इस तरह से ये तीन प्रकार की रिएक्शन थी हमारे सामने। ये जो हमारी वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, इनके वेग हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये इनका वेग और इनका वेग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। केवल जो हमारे मॉडरेट रिएक्शंस होती है, ठीक है, कौन सी होती हैं? मॉडरेट अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनका वेग हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, मंद अभिक्रियाएं, ठीक है, बहुत तेज, मंद और अति मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जो हमारी मंद अभिक्रियाएं होती है, मान लो 2 मिनट का समय लग गया, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह के इनका जो है टाइम पीरियड होता है, तो इसमें इनका हम वेग निकाल लेते हैं। पर इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है और इनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो वेग के आधार पर ही हमें हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आखिर है क्या? अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है आपकी, ठीक है, तो किसी रिएक्शन में आपके पास कोई रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होगा हमारा प्रोडक्ट में, ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी विद रेस्पेक्ट टाइम। ठीक है, यानी कि समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक, जैसे सपोज दैट ये आपके पास ये अभिकारक है और क्या है हमारे पास? बी प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है? ये रिएक्टेंट और ये क्या हमारे पास? पी है। मान लो सपोज दैट इसका 1 मोल है आपके पास। कितना मोल है? 1 मोल। ठीक है, और टी इक्वल टू कितना है? 0। अभी रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका 1 मोल है और उसी समय जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा आपका? 0 मोल, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये जो मोल है ये घटते जाएंगे, इधर 0 मोल है ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट मान लो टी इक्वल टू आपका हो गया 5 सेकंड। कितना सेकंड हो गया? 5 सेकंड। अब इसमें से मान लो 1 माइनस एक्स, इसमें से कुछ एक्स मोल कम हो गए। जितने मोल कम होंगे उतने ही मोल आपके इधर पे बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्स मोल इधर कम हुए हैं तो इधर कितना बन जाएगा आपका? एक्स मोल बन जाएगा। और समय भी देखो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? समय भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही यही क्या होता है हमारा अभिक्रिया का क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? फिर एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसको? एकांक समय में। ठीक है, चाहे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, एकांक समय में उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे फिर से हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक किसमें पर बदल जाएगा? उत्पाद में बदल जाएगा। तो सपोज दैट एक हमारे पास क्या है? अभिकारक और ये अभिकारक है आपका ए। ठीक है, और उत्पाद को हमने लिख दिया बी। क्या लिख दिया है? बी। तो अभिकारक ए, उत्पाद बी। अभिकारक जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसकी सांद्रता कम होती जाएगी और इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी सांद्रता कम और इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे सपोज दैट कोई रिएक्शन ले लो, ठीक है,
पानी को चीनी को पानी में मिला दो तब भी वहां पर क्या होगा, शरबत बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीनी घुलती जाएगी और शरबत बनता जाएगा। लोहे पर जंग का लगना ले लो, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोहा खराब होता जाएगा और लोहे पर जंग लगती जाएगी, ठीक है। तो ये समय के साथ क्या होता है, लोहा कम होता जाता है, ठीक है। और सांद्रता किसकी बनती है, जो हमारा संचारण है, ठीक है, यानी कि जंग है, उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है समय के साथ। तो अगर हम बात करें प्रारंभ में, ठीक है, T1 जो कि हमारा क्या है, इनिशियल टाइम है, उस समय ये कितना है, 0 सेकंड। जब 0 सेकंड है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लो कितनी है, 10 मोल। कितनी है, 10 मोल, ठीक है, चाहे 10 ग्राम लिख लो चाहे 10 मोल लिख लो। उस समय इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 0 मोल, ठीक। यानी कि समय हमारा बड़ा नहीं है, उस समय केवल इसकी सांद्रता होगी, ये हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस समय जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है किसके साथ, देखो एकांक समय में, ठीक है। तो सपोज अगर हम इसको T2 बराबर लिख दें यहाँ पर 10 सेकंड, कितना लिख दें, 10 सेकंड, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट के आपकी कितनी आ जाए, 5 आ जाए, कितनी आ जाए, 5 मोल आ जाए। तो इसके कितने मोल बन जाएंगे, 5 मोल। यानी कि जितना आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा उतना ही उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। जितनी इसकी सांद्रता कम होगी उतनी इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। और अगर हम बात करें यहाँ पर T3 की, T3 मान लो कितना हो गया हमारा, 15 सेकंड हो गया, कितना हो गया, 15 सेकंड। 15 सेकंड में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0, उस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 मोल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 मोल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 10 में से पहले 5 मोल घट गए तो 5 मोल बन जाएगा। अब 10 में से कितना घटा, 0 मोल घट गए, तो कितना बन जाएगा हमारा, 10 घट जाए 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन। और इसी कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है, वेग कहलाता है किसी अभिक्रिया का, ठीक है, क्या कहलाएगा, किसी अभिक्रिया का वेग। तो इस अभिक्रिया का वेग या दर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो यही लिखेंगे क्या, अभिकारक, अभिकारक, या इधर ही लिखेंगे उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, बटे परिवर्तन में लगा समय। कितना समय लगा है परिवर्तन में, कितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग या उसका दर, क्या कहते हैं, वेग या दर कहते हैं। अब देखो अगर कोई रिएक्शन है आपके पास, उस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कमी, ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अर्थात अगर इस वाले रिलेशन को हम कुछ इस तरह से लिखें, ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम R से लिखते हैं, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, R से लिखते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि बटे लगा समय, कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो इस वृद्धि में समय कितना लग रहा है ये आपको याद रखना है, बराबर क्या होगा, उत्पाद की, अरे क्या लिख दिए, कमी होगी यहाँ पर, ठीक है, सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में
वृद्धि बटे लगा समय, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आर बराबर हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, इन दोनों सांद्रताओं में कमी या वृद्धि समय के साथ ही होगी। ठीक है, किसके साथ होगी, समय के साथ। ठीक है, समय बढ़ेगा तो इसकी सांद्रता कम होगी, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, वो क्या हमारा उत्पाद है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि इसकी सांद्रता में जो कमी होगी उसकी सांद्रता में वृद्धि के बराबर होगी। क्या लिखेंगे, या इसको ऐसे लिखेंगे, अभिकारक अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर है किसके, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। ठीक है, जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी उतनी ही आपकी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको ये बातें पता चल जाती है। अब जैसे सपोज दैट कोई आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, कोई रिएक्शन ले लो जैसे ए और बी। ठीक है, माना अभिक्रिया क्या है हमारे पास, ए से क्या बनना है, बी बनना है। ठीक है, ए से क्या बनना है हमारे पास, बी बनना है, या ए प्लस बी ले लो और इधर क्या बना दो, सी प्लस डी बना दो। ठीक है, ए और बी क्या बन गया हमारे पास, सी और डी बन गया। इस अभिक्रिया के लिए अगर आप वेग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया के लिए अगर हमको वेग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वेग का फार्मूला ये है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब जो सांद्रता होगी एक दूसरे की वो क्या होगी, सांद्रता अभिकारक की कम हो रही होगी, उत्पाद की क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ये हमारे पास अभिकारक है और ये क्या है हमारे पास उत्पाद है। ठीक है, माइनस और प्लस का चिन्ह क्या कहता है वो हम आगे की कहानी देखेंगे। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट लिख दो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इनको। ठीक है, लिखते क्यों हैं, इनका भी रीजन है, इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा सी और डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डेल्टा ब्रैकेट में डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये हमारा कैसा होता है, एक्टिव मास होता है। ठीक है, कैसा होता है, सक्रिय द्रव्यमान, और सक्रिय द्रव्यमान को ही हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, पर ऊपर लिखा है अभिकारक की सांद्रता में कमी, किसकी, ये अभिकारक है तो इनकी सांद्रता में कमी होगी और इनकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अभिकारक जितने भी हैं उनके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से लिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा ए और बी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जहाँ डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी कॉमा डेल्टा सी कॉमा डेल्टा डी। ठीक है, ये क्या है, समय अंतराल कितना समय हमारे पास, डेल्टा टी। ठीक है, में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट लिखा हो तो समझ लेना उसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद यदि ऐसे लिखेंगे, यदि अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद की संख्या बराबर ना हो तो सपोज दैट ये आपको दे रखा है 2a प्लस बी इक्वल टू बनेगा हमारे पास c प्लस 3d। ये देखो संख्या हमारे पास बराबर नहीं है, क्या है, ये संख्या हमारे पास बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, 2 और 1
3 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। इस केस में अगर आपको R निकालना होगा, R बराबर, तो ये जो संख्या दे रखी है जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ये बटे में आ जाता है, क्या आ जाता है, बटे में, ठीक है। लेकिन माइनस का 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3, ठीक है, डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हम इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कब, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो नंबर है वो हमारी इक्वल अगर नहीं है तो, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फटाफट से आप नोट कर लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, तो लिखेंगे सांद्रता। ठीक, सांद्रता कैसे निकालेंगे, सांद्रता निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर आप अभिकारक की निकालेंगे तब भी फाइनल माइनस इनिशियल, और आप उत्पाद की निकालेंगे तब भी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो सांद्रता, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर अभिकारक की निकालूं, ठीक है, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, अगर आपको अभिकारक की सांद्रता निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, अभिकारक, अभिकारक की फाइनल सांद्रता, ठीक है, जिसको हम F कहते हैं, या यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस, क्या लिखेंगे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जिसको हम I से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम उसकी निकाल लेते हैं। जैसे ये ए है, ठीक है, तो इसकी फाइनल वाली ये है और इनिशियल वाली ये है, तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, अगर हम डेल्टा ए की बात करें, किसकी बात करें, डेल्टा ए की बात करें, तो ये क्या होगा हमारे पास, ए एफ माइनस ए आई, अरे क्या लिख दिया, ए एफ माइनस ए आई। तो यहाँ पर ए एफ कितना है, फाइनल कितना है हमारा, ये वाला कितना है, हमें 10 सेकंड पे निकालनी है, और 15 पे निकालेंगे तो ये लिखेंगे फाइनल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में निकालनी है, तो कितना आ जाएगा हमारा, फाइनल कितना हो जाएगा 5, माइनस इनिशियल कितना है हमारा, इनिशियल है हमारा 10, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक 10 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। और ये माइनस का 5 ये बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की है, क्योंकि घट रही है, क्या हो रहा है, घट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी घटी, 5 घटी, तो वही हमारे पास आ गई, ठीक है। तो डेल्टा ए यानी कि अभिकारक ए की जो सांद्रता है वो समय के साथ, ठीक है, क्या हो रही, घट रही है, या यूं कह लो जब समय हमारा 10 सेकंड होगा तो सांद्रता कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी, ठीक है, वो भी माइनस की। और अगर टाइम की बात करेंगे, ठीक है, समय परिवर्तन, समय किस तरह से परिवर्तित होता है, तो समय भी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको डेल्टा टी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, T2 क्या होगा फाइनल, अगर आपके पास 3 है तो T3 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, T2 हमारे पास कितना है, T2 है हमारे पास 10 माइनस T1 कितना है 0, तो यहाँ से कितना बचेगा, जो परिवर्तन होगा वो 10 सेकंड का आएगा, कितने का आएगा, 10 सेकंड का, ठीक है। तो समय में कितना परिवर्तन हुआ, 10, और 10 समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, -5 मोल, ठीक है, कितना, 5 मोल। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में अंतर, ठीक है, परिवर्तन निकाल सकते हैं, और समय भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो अगर इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो इसको आप यहाँ पर लिखिए, सपोज दैट ये लाइन है हमारी सांद्रता की, किसकी, ये लाइन है सांद्रता की, अर्थात ऊपर को सांद्रता बढ़ेगी, और ये लाइन है हमारी समय की, किसकी, समय, ठीक। और यहाँ पर सांद्रता कितनी है, मान लो 0 सांद्रता और 0 समय।
इधर को अगर हम बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, ऊपर को अगर हम बढ़ेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, और नीचे को आएंगे तो सांद्रता घटेगी, पीछे को आएंगे तो समय घटेगा। पर हम जानते हैं क्या कि समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन होता है, पर इतना जानते हैं, लेकिन अब हमको ये भी पता चल गया कि जैसे जैसे समय हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और इसकी अगर अंतर निकालना चाहो तो इसका निकाल लो। क्या होता है, अगर आपको डेल्टा बी निकालना है यानी कि कितना अंतर आया, क्या लिखेंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक है, तो बी फाइनल कितना है हमारा, यहाँ पर फाइनल हमारा ये है, हमने माना कि हमें टी 0 से 10 के बीच में निकालना है अंतर। ठीक है, तो फाइनल हमारा कितना है 5 माइनस इनिशियल कितना है हमारा 0, तो 5 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो डेल्टा बी जो है वो हमारा कितना है 5 है। यहाँ पर कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक, यहाँ पर हमारी 0 सांद्रता है, समय अगर बढ़ेगा तो किसकी सांद्रता बढ़ेगी, उत्पाद की, समय बढ़ेगा तो किसकी सांद्रता कम होगी, अभिकारक की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रही हमारी 0 सांद्रता और धीरे धीरे समय बढ़ेगा। तो अगर इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिले तो समय के साथ देखो सांद्रता क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रही, समय के साथ सांद्रता हमारी बढ़ रही है। कुछ इस तरह से बना देंगे। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा, ये किसका होगा, ये उत्पाद का होगा। किसका होगा, ये जो ग्राफ है हमारा ये बता रहा है कि ये उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर हम यहीं पर बात करें किसकी, अभिकारक की, तो मान लो इनिशियल सांद्रता ये है 10 मोल 15 मोल, यहाँ से जैसे जैसे आपका समय क्या होगा, कम होगा, समय कम होगा, इसकी सांद्रता भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्या होगा, धीरे धीरे सांद्रता भी कम होती चली जाएगी, और सांद्रता एक समय पर 0 हो सकती है, किसकी, रिएक्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो लाइन है ये किसकी है, ये है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अभिकारक की। ठीक है, तो सांद्रता और समय के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो उत्पाद का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि बढ़ता हुआ मिलेगा, अभिकारक का ग्राफ कुछ इस तरह से यानी कि घटता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सांद्रता यहाँ से यहाँ तक घट रही है। ठीक है, पर उत्पाद में सांद्रता बढ़ रही है, तो हमें कुछ इसी तरह का देखने को ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इकाई की, ठीक है, जो कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, हमारा क्या नाम इसका फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर उत्पाद की सांद्रता, और क्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसका अगर हम इकाई की बात करें, किसकी बात करें, इकाई की बात करें, तो क्या हो जाएगा, इकाई या मात्रा। तो अभिक्रिया दर का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अभिक्रिया दर का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। सांद्रता किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, सांद्रता बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सांद्रता होती है, क्या होती है, जो सांद्रता होती है वो क्या होता है, मोल बटे लीटर। क्या होता है, मोल बटे लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर। तो ये क्या कहलाती है, उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। और समय, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है हमारा, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों हमें मात्रक मिल गए हैं। अब इन मात्रकों को क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल बटे लीटर, इंटू समय किसका है, समय का क्या है, सेकंड है। क्या है, सेकंड है। या तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या आप क्या लिखेंगे, इसका जो मात्रक है, ठीक है, क्या है, R का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, इंटू ये लीटर ऊपर पहुंचाएंगे तो लीटर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सेकंड ऊपर पहुंचाएंगे तो ये भी कैसा आ जाएगा, ये भी हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा क्या, मात्रक। ठीक है, कब, जब समय हमारा सेकंड में हो। ठीक है, यदि समय मिनट में हो, किस में हो, मिनट में हो, तो अगर मिनट में होगा तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और अगर समय आपका घंटे में हो तो यहाँ पर घंटा इनवर्स कर देंगे। समय अगर आपका दिन में होगा तो यहाँ दिन इनवर्स कर देंगे। समय अगर आपका वर्ष में होगा तो यहाँ वर्ष इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का
इकाई या यूनिट हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया दर के व्यंजक लिखने की विधि। किस तरह से किसी भी अभिक्रिया के दर के लिए व्यंजक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई एक रिएक्शन ले लो, ठीक है, जैसे N2O5 ले लो। क्या ले लो, N2O5, ठीक है। मानो हमारे पास, माना अभिक्रिया, हमारे पास अभिक्रिया है N2O5, ठीक है। ये N2O5 जो है वो विघटित होकर क्या देता है, ये हमको देता है NO2 प्लस, क्या देगा ये O2, क्या देगा NO2 प्लस O2। तो O कितने हैं, 5, क्या इधर 5 हो जाएंगे, सपोज दैट 2 कर दिया, 2 कर दिया, कितने हो गए 10, और 2 दूनी 4, और Na कितने हमारे पास 4 Na, तो यहाँ 4 से ही कर दो, कितने से कर देंगे हम, 4 से, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हो गई हमारी, बैलेंस हो गई, ठीक है। कैसी हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, दर व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है, अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखना है। अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा था, अभिक्रिया का दर व्यंजक का फार्मूला क्या होता है, या दर वेग का फार्मूला क्या होता है, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उस परिवर्तन में लगा समय। अगर यहाँ आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहूँ कि जो हमारा O है, क्या है, O2 है, ठीक है, क्या है, O2 है, वो O की सांद्रता है, क्या है, O2 हमारा O की मोलर सांद्रता है, ठीक है। O2 क्या है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो O2 है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता है, क्या है, मोलर सांद्रता है, ठीक। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ये क्या है, इसकी मोलर सांद्रता है। अब देखो T1 समय में मोलर सांद्रता, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ हमने देखा था T1 समय में A की मोलर सांद्रता कितनी थी, इतनी, T2 समय में कितनी है, इतनी है। उसी हिसाब से अगर हम इसकी, ठीक है, T1 समय में, ठीक है, T1 समय में किसकी, O2 की, ठीक है, मोलर सांद्रता T1 समय में, यानी कि जब हमारा T1 समय होगा, यानी कि समय 0 होगा, उस समय इसकी जो मोलर सांद्रता होगी वो क्या होगी, O होगी, ठीक है। क्या होगी, O, यानी कि वो हमारी क्या रहेगी, तो इसको हम कहेंगे O2, और ये हमारा क्या होगा, इनिशियल होगा, क्या होगा, O2 इनिशियल। अब देखो T2 समय की अगर हम बात करें, T2 समय में O2 की मोलर सांद्रता, O2 की मोलर सांद्रता, अच्छा, समय हमारा देखो T2 पहुंच गया, तो उसकी सांद्रता में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो अगर हम दो ही T1 और T2 तक ही लिखेंगे तो ये फाइनल हो जाएगी, T3 तक लिखेंगे तो हमारी वो फाइनल हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि ये क्या होगी हमारी O2 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगी, इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब अगर सांद्रता में परिवर्तन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था F माइनस आई, क्या होता है, F माइनस आई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, O2 की सांद्रता में परिवर्तन, अच्छा, सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, हम जानते हैं कि O2F माइनस O2I, ठीक है, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, O2 की सांद्रता में परिवर्तन। इसी तरह से अगर हम बात करें कि समय में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि इस परिवर्तन में जो समय लगा है ये वाला, इसमें कैसे निकालेंगे, लगा समय, अच्छा, कितना समय लगेगा परिवर्तन में, वो चीज हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन डेल्टा T, यही तो है। क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 माइनस T1, ठीक है, यानी कि फाइनल और माइनस इनिशियल, ठीक है, अंतिम समय और प्रारंभिक समय, ठीक है। तो घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, समय में कितना परिवर्तन हुआ है वो हमको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो डेल्टा O2 जो हमने ऊपर लिखा था, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बन गया समय में सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो सांद्रता में परिवर्तन को तो हम किससे लिखते हैं, डेल्टा O2 से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डेल्टा O2 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा O2 है, क्या है, डेल्टा O2 है, वो क्या है, वो सांद्रता में परिवर्तन है, ठीक है। किसकी सांद्रता में परिवर्तन है,
ऑक्सीजन यानी कि O2 की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। O2 क्या है, O2 की मोलर सांद्रता में परिवर्तन कितना हो जाएगा, O2 की मोलर सांद्रता में परिवर्तन क्या है हमारा, डेल्टा O2 है, क्या है, डेल्टा O2, ठीक है। और डेल्टा T क्या है हमारा, डेल्टा T परिवर्तन में लगा समय, यानी कि कितना समय लगा है, वो क्या होता है हमारा डेल्टा टी है, ठीक है, क्या है, डेल्टा टी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस अभिक्रिया को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, देखो O2 के बनने की जो दर है, किसकी, O2 के बनने की जो दर है, यानी कि ये जो हमारा जो बन रहा है, इसके बनने की दर क्या हो जाएगी, ये आपको किस तरह से लिखना है क्या लिखेंगे, O2 की बनने की दर। अच्छा, जब ये बन रहा है तो कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास डेल्टा O2 अपॉन इस O2 के परिवर्तन में लगा समय, ये तो हो जाएगा O2 के बनने की दर। इसके बनने की जो दर है वो कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, प्लस की होगी। अब देखो ये तो O2 के बनने की दर होगी, और हम जानते हैं कि जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, कुछ इस तरह से ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। हम जानते हैं कि एक की दर कम हो रही होगी, एक की दर बढ़ रही होगी, इतना तो हम जानते हैं। क्या हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली है। अभिकारक की सांद्रता कम हो रही होगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही होगी, क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता कम और उत्पाद की सांद्रता उसी दौरान धीरे धीरे बढ़ रही होगी, ठीक है। इतनी चीज हमने देख ली, और दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, ना ये ज्यादा है ना हमारा वो ज्यादा, जितना अभिकारक कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। तो जितना अभिकारक कम उतना ही हमारा उत्पाद बन जाएगा। अब देखो इसके बनने की दर हमने लिख ली। अगर आपसे कहा था कि इसके टूटने की दर, इसके N2O5, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, N2O5 के विघटन की दर, विघटन की दर यानी कि इसके टूटने की दर, ठीक है, विघटन की दर। अच्छा, इसके विघटन की दर क्या होगी, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, तो माइनस का आएगा, ठीक है। और जो आगे संख्या लिखी है वो हम जानते हैं क्या, आगे 1/2 क्या है हमारे पास, डेल्टा N2O5 ब्रैकेट में अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो N2O5 के विघटन की दर कुछ ये हो जाएगी, ठीक है। और इसके बनने की दर हमारी कुछ ये हो जाएगी, और इसके बनने की दर भी हम लिख सकते हैं, इसके बनने की दर NO2, ठीक है, क्या, NO2 के बनने की दर, इसकी दर लिख लो, बनने की दर क्या हो जाएगा भाई, उत्पाद है तो प्लस का रहेगा, और 1 कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, ये होगी हमारी इसके बनने की दर, ठीक है। तो अभिकारक के टूटने की दर कितनी है हमारी, 1/2 माइनस का, ठीक है। और ऑक्सीजन के बनने की दर आपकी हो जाएगी, इसके बनने की दर आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें दरें यहाँ से मिल गई। अब देखो जो नेगेटिवली साइन लगा हुआ है किसके आगे, रिएक्टेंट के आगे, ये बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। क्या होता है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ऋणात्मक चिन्ह, यह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में लगातार कमी हो रही है, ठीक है। तो जितनी लगातार कमी होगी उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस अभिक्रिया, टोटल अभिक्रिया का दर समीकरण लिखेंगे, ठीक है, अभिक्रिया का अगर हम दर समीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, वेग या दर, क्या हो जाएगा अभिक्रिया का वेग या दर,
उत्पाद हमारा कौन सा ये, तो लिखेंगे माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी इक्वल टू, ये हमारा NO2 क्या है, रिएक्टेंट है, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा O2। ठीक है, तो O2 ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का वेग लिख देंगे। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया का, इस वाली अभिक्रिया का वेग हमारे पास ये आ जाएगा। और लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो बनना है उनके बनने की दर लिख लो, ठीक है, टूटने की दर लिख लो और बराबर कर दो। ठीक है, क्या कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि ये नियम कहता है अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए अभिकारक के आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, जो कि यही बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। फाइनल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से लिख देते हैं। ये अभिकारक इसके लिए हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बनने की जो दर है, ठीक है, ऑक्सीजन के बनने की जो दर है वो नाइट्रोजन, या ये लिख लो कि नाइट्रोजन NO2 के बनने की जो दर है वो ऑक्सीजन के बनने की दर से 4 गुना है। कितने गुना है, ये हमारा है 4 गुना। ठीक, कितना गुना बन रहा है, 4, यानी कि एक ये बनना है तो 4 ये बनना है। ठीक है, कितना बनना है, एक, अगर एक ये बनना है तो 4 ये बनना है। तो NO2 के बनने की जो दर है वो ऑक्सीजन के बनने की दर से 4 गुनी है। कितनी है, 4 गुनी है। ठीक है, तो लिखेंगे अन्य अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, माना अभिक्रिया। ठीक है, अब कोई आपके पास एक अभिक्रिया है, तो सपोज दैट ये अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 5Br प्लस क्या है, 5Br प्लस प्लस आपके पास दे रखा है। ठीक है, क्या है हमारा BrO3 माइनस, क्या है BrO3 माइनस। ठीक है, और आपके पास है 6H प्लस, कितना है 6H प्लस। ये सब मिलकर के बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं हमारे पास 3Br और 2 और H2, 3Br2 3Br2 प्लस H2, क्या बनाते हैं H2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। यहाँ पर Br कितने हैं, ये देखो 5 और 3, इधर कितने हो गए 3 दूनी। ठीक है, तो इस वाली अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है। क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो इधर हमारे पास 5Br ये है, एक ये 6, तो इधर भी 6Br होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितने 6, यहाँ कितने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ठीक है, अब अभिक्रिया हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई। इस वाली अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर 1 है, इसके लिए आपको वेग लिखना है। क्या लिखना है, वेग या दर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग। अच्छा चलो, अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, और फार्मूला हमारा हमने ये लिख लिया है। ठीक है, बराबर क्या होता है, और इस तरह से हम क्या लिखते हैं, दर या वेग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 5Br, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1/5 इस, और ब्रैकेट में क्या होगा Br माइनस, ठीक है, बटे डेल्टा टी। फिर हमारे पास ये अभिकारक। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं लिखी है, तो हम क्या करेंगे माइनस का डेल्टा BrO3 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है 6H प्लस का है, क्या है तो माइनस का 1/6 और H प्लस अपॉन डेल्टा टी। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास Br2 है और क्या है H2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1/3 डेल्टा Br2 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारा वाटर है उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि समय के साथ जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जल की सांद्रता
में परिवर्तन परिवर्तन कैसा होता है? नगण्य होता है, ठीक है, यानी कि ना के बराबर होता है। और इसीलिए हम इसको जब वेग नियम लिखते हैं या वेग लिखते हैं तो उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए, पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसको H2O को वेग नियम में नहीं लिखते, ठीक है। या अभिक्रिया का वेग लिखते समय इसको नहीं लिखा जाता है, तो ये बात क्या करना आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक अभिक्रिया और दे रखी है, जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लस कुछ इस तरह से हाइड्रोजन मिलते हैं और ये बना लेते हैं हमारे पास 2NH3। क्या बनाते हैं? 2NH3। इसके लिए अगर आपको वेग लिखा जाए, अभिक्रिया का वेग लिखने को बोल दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो वेग की जगह हम लिखते हैं R, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा इसका? देखो, पहले इसकी सांद्रता फिर इसकी सांद्रता, माइनस का लगाएंगे N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का 1/3 क्या है हमारे पास? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब देखो 2 है तो 1/2, ठीक है, और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। कुछ इस तरह से हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया का वेग, ठीक है। चलिए, हमारे पास उदाहरण है, ठीक है। क्या है? अभिक्रिया दे रखी है आपको N2O5, इससे बन के रहा है, इससे बन रहा है 2NO2 और बन रहा हमारा 1/2 O2, ठीक है। में N2O5 के अपघटन के दौरान एक निश्चित समय अंतराल में N2O5 की अपघटन की दर कितनी है? 1.8 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स दे रखा है, ठीक है। समय किस में लिया गया है? मिनट में लिया गया है। कह रहा उसी समय अंतराल में NO2 तथा O2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। जितने समय अंतराल में इसके विघटन की दर इतनी है, कह रहा उसी समान समय अंतराल में NO2 और O2 के बनने की दर आपको क्या करना है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिएक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। कुछ रिएक्शन हमारी क्या है? N2O5 ये बनाता है आपका NO2 प्लस 1/2 O2, ठीक। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, अब हो गया आपका बराबर। ये रिएक्शन है, इसमें कह रहा है इसके और इसके बनने की दर ज्ञात कीजिए। इसके बनने की दर हमको पता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का अगर हम वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभिकारकों की सांद्रता, तो माइनस का लिखेंगे हम क्या? डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये 2 क्यों आए हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 के बटे में अगर 1/2 लिखोगे तो ये 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कितना आया है? 2 आया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, इसके घटने की दर और इनके दोनों के बनने की दर हमको ज्ञात करना है। सपोज अगर हम बात करें, सबसे पहले O2 के बनने की दर निकाल लो, चाहे NO2 के बनने की दर निकाल लो, किसी एक चीज के बनने की दर निकाल लो, फिर हम दूसरे चीज के बनने की दर निकाल लेंगे। चलो मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, क्या लिखूंगा? O2 के बनने की दर, इसके बनने की जो दर है, ठीक है, इसके बनने की जो दर है वो क्या है? इसके विघटन की दर की आधी है। कितनी है? इसके बनने की जो दर है, कितना बनना है? आधा बनना है, तो आधी है। ये कितना हमारे पास? 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल डिजोल्व मतलब खर्च हो रहा है, ये हमारा विघटित हो रहा है। कितना बन रहा है? आधा O2 बन रहा है। कितना बन रहा है? आधा O2 बन रहा है, ठीक है। तो O2 के बनने की जो दर है वो कितनी है? 1/2 है। कितनी है? 1/2 है। किसकी? N2O5 के विघटन की दर। क्या है? N2O5 के विघटन की दर, विघटन की दर, ठीक। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो, N2O5 के विघटन की दर हमको दे रखी है, कितनी है? 1.8 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसके विघटन की दर यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 डिब्बे में लिखेंगे इसके विघटन की दर 1.8 × 10⁻³ क्या है आपका?
मोल लीटर इनवर्स और आपका है मिनट इनवर्स। क्या है? मिनट इनवर्स, ये आपका यूनिट है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? बचेगा 0.9 गुणा गुणा 10 की घात माइनस का 3। यूनिट हमारी वही रहेगी, मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और आपका मिनट इनवर्स। या तो आप इतना ही करके छोड़ दीजिए, ठीक है, तब भी आपका सही हो जाएगा। या क्या करेंगे आप, ये पॉइंट है इसको भी आप हटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स और क्या है हमारा इंटू मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बनने की दर, ठीक है, किसके? O2 के बनने की दर। किसके बनने की दर? O2 के बनने की दर। O2 के बनने की दर ये आ जाएगी O2 के बनने की दर। अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? NO2 के बनने की दर। तो NO2 हमारा क्या है? इसकी बात करेंगे, NO2 के बनने की दर। बनने की दर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा NO2 वो कितना है? 2 गुना है। ये कितना है? 1 गुना। तो NO2 के बनने की दर जो है वो 2 गुनी है किसके? इसके विघटन की दर से, ठीक है। NO2 की जो दर है वो 2 गुनी है किसके विघटन की दर से? इसके विघटन की दर से। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा इसके विघटन की दर लिखेंगे किसके? N2O5 के विघटन, विघटन या अपघटन बात है, ठीक है, विघटन की दर। और इसके विघटन की दर हमको वहां पे दे रखी है, फिर से वही रख देंगे 2 और 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और आपका क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिनट इनवर्स। तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक। इनवर्स N2O के बनने की दर आपकी हो जाएगी, NO2 के बनने की दर, सॉरी, और आपके O2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्टेंट के विघटन की या अपघटन की दर दे रखी हो तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट के बनने की दर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। दूसरा दे रखा है, अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता के आधार पर निम्न अभिक्रिया की दर समीकरण लिखिए। अभिकारक हमारे ये हैं, उत्पाद हमारे ये हैं, इनकी सांद्रता के आधार पर इनका क्या लिखना है आपको? अभिक्रिया की दर लिखनी, ठीक। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास 2NO2 बन रहा है 2NO प्लस O2 ये बन रहा है। इसकी दर लिखनी है, क्या लिखनी है? इसकी दर लिखनी है, तो इसकी दर लिख दो, दर या वेग, ठीक है। तो इसकी दर या वेग कैसे लिखते हैं? जैसे ये जो आपके आगे क्वेश्चन दे रखे होते हैं इनको 1 के बटे में लिख देते हैं, ठीक है, इसके बटे में लिख देते हैं 1 के बटे में। तो रिएक्टेंट के आगे माइनस का लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका NO2 अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रोडक्ट है 1/2 NO अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। तो ये हो जाएगी हमारी इसके लिए, ठीक है, ए वाले के लिए। ये आपकी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग इस तरह से हम लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड वाला हमारा ये है, बी यहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए भी आपको दर लिखनी पड़ेगी। क्या है? 2NO2 है प्लस क्या है हमारे पास? F2 है। ये बना रहा है आपका 2NO2F। क्या बना रहा है? 2NO2F। इसके लिए हमें क्या लिखना है? दर। क्या लिखना है? दर। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। कितना? माइनस का 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा F ब्रैकेट में और F2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 अंडर रूट NO2F अपॉन डेल्टा T। तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए दर समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए दर समीकरण या रेट इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक।
अब हमारे पास है अभिक्रिया के वेग के प्रकार, ठीक है। किसी अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई आपकी रिएक्शन हो रही है ए और बी। ए क्या है हमारा अभिकारक है, बी क्या है हमारा उत्पाद है। तो मान लो इसकी जो सांद्रता है प्रारंभ में वो कितनी है x, इसकी सांद्रता कितनी होगी 0। तो शुरू में अगर हम बात करें जब t बराबर हमारा 0 सेकंड होगा उस समय इसकी सांद्रता x मोल होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी 0 मोल होगी, ठीक। अब मान लो t1 बड़ा, इसको t1 कह दो, इसको कह दो t2। कुछ समय बाद समय आपका बीत के हो गया 5 सेकंड, कितना हो गया 5 सेकंड। अब ये जो हमारा x मोल है कितना है, x मोल है, अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, ठीक है, यानी कि x माइनस ए अगर कम कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। कितने मोल बन जाएंगे आपके, a मोल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, a मोल बन जाएंगे। तो यहाँ से देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है। अभिकारक की सांद्रता घट रही है, a में से x कम हो गया, तो जितना कम हो जाएगा उतना ही आपका बन जाएगा। कितना बन जाएगा, जितना आपका अभिकारक की सांद्रता से कम होगा उतना ही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसका अगर औसत की बात करें, किसकी बात करेंगे औसत की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो यहां से इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग बटे बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। ये हमारा औसत वेग आ जाएगा। अब अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ए है, क्या है, कोई प्रोडक्ट आपके पास ए है चलो ऐसे लिखा हूं मैं, ठीक है, T1 = 0। कोई प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट आपके पास ए है, उस रिएक्टेंट का स्मॉल x मोल स्मॉल t समय में अगर b में बदल जाता है, क्या होता है, इसका x मोल स्मॉल t समय में, यानी कि T2 जो है वो हम कितना लेंगे 5 सेकंड ले लो, क्या ले लो 5 सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 0 मोल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x मोल आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो x मोल है हमारे a के वो t क्या है स्मॉल t, यानी कि जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है इसको हम कैसे निकाल लेते हैं, t डेल्टा t बराबर T2 माइनस T1 से। तो T2 कितना है हमारा 5, T1 कितना है हमारा 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो हमें डेल्टा t मिलेगा वो मिलेगा हमें 5 सेकंड, कितना सेकंड 5, और यही क्या हमारा स्मॉल t है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह से अगर हम इस वाले के लिए औसत वेग लिखेंगे, ठीक है, यानी कि x मोल t समय में किस में जाना है, b में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए औसत वेग क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, a के x मोल स्मॉल t समय में b में बदलते हैं, b में बदल जाते हैं। औसत वेग क्या हो जाएगा इसका, औसत वेग क्या हो जाएगा इसका, औसत वेग हो जाएगा आपका मोल कितने थे x और समय हमारा क्या था स्मॉल t, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल x अपॉन स्मॉल t, यानी कि सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन बटे सूक्ष्म में लगा परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन t, x क्या है मोल परिवर्तित हो रहे हैं, t क्या है उस परिवर्तन में समय लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लिए लिख पाते हैं। अब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम जानते हैं क्या होती है, समय के साथ कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, समय के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि औसत वेग आप कैसे निकालेंगे, तो औसत वेग आप घटा देंगे किसमें से, अभिकारक की जो सांद्रता होती है, ठीक है, वो कौन सी होनी चाहिए आपके पास फाइनल, और अभिकारक की एक सांद्रता होती है हमारी इनिशियल, ठीक है, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, अभिकारक की सांद्रता मिल जाएगी, यानी कि ये वाला मिल जाएगा। अगर आपको ये निकालना है सांद्रता तो क्या करेंगे, अभिकारक क्या होगा, F सांद्रता बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता कौन सी होगी, इनिशियल वाली, ठीक है। तो इनमें से घटा देंगे अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और टी भी उसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा टी भी कैसे निकालते हैं, ये भी निकालेंगे T2 माइनस
T1 से, ठीक, T2 माइनस T1 से। इस तरह से औसत वेग निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, तात्कालिक वेग की, ठीक है, किसकी, तात्कालिक वेग की, ठीक है। इसका जो औसत वेग का जो हमारा यूनिट रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, वेग वाला। इसकी बात करते हैं तात्कालिक वेग की। ये क्या होता है तात्कालिक वेग, किसी विशिष्ट क्षण पर, ठीक है, इतना याद रखना है, किसी विशिष्ट क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्कालिक वेग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उसका तात्कालिक वेग कहलाता है किसी अभिक्रिया का किसी विशिष्ट क्षण पर, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखना। और इस अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसके लिए जो हमारा टी है वो कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, टी कितना होता है हमारा, जीरो, सॉरी डेल्टा टी कितना होता है, जीरो। इसमें कितना परिवर्तन होता है, जीरो परिवर्तन होता है डेल्टा टी में, ठीक है। कितना होगा हमारा, जीरो परिवर्तन होगा डेल्टा टी में। तो तात्कालिक वेग क्या हो जाएगा इसका, तात्कालिक वेग क्या होगा। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो सांद्रता है उसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। कितना होता है, उसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, प्लस माइनस स्मॉल डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल डी ए अपॉन स्मॉल डी टी, ठीक। ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी क्या बताता है, स्मॉल डी बताता है कि परिवर्तन जो है बहुत कम है, ठीक है। कैसा है, सूक्ष्म परिवर्तन को निरूपित करता है, सूक्ष्म परिवर्तन को निरूपित करता है कौन, हमारा डेल्टा टी, डी, स्मॉल डी, ठीक। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर हम बात करें अभिक्रिया ले लो, ठीक है, कोई अभिक्रिया ले लो, अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया हमारे पास ए से क्या बनना है, बी बनना है। क्या बनना है, ए से बी बनना है। इसका अगर आपको तात्कालिक वेग लिखना है, ठीक है, क्या करना है, इसका अगर आपको तात्कालिक वेग लिखना है, तात्कालिक वेग कैसे लिखेंगे, देखो रिएक्टेंट है तो आगे तो माइनस का ही रहेगा, ठीक। और स्मॉल डी ए अपॉन स्मॉल डी टी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्लस का रहेगा, क्या रहेगा, स्मॉल डी ब्रैकेट में बी अपॉन स्मॉल डी और टी। इस तरह से हम क्या करते हैं, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट को हम लिख पाते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, अगर हम ग्राफ की बात करें इसमें, सपोज दैट इधर को हमारा क्या है, समय है, क्या है, इधर को हमारा समय है, ऊपर को हमारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। क्या है, सांद्रता और समय के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, सांद्रता और समय के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, मतलब तात्कालिक वेग के लिए, तात्कालिक वेग क्या होता है, सांद्रता यहाँ पर क्या है हमारी जीरो और यहाँ पर समय भी क्या है, जीरो। ऊपर को जाएंगे सांद्रता बढ़ेगी, इधर को जाएंगे समय बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, समय बढ़ेगा और सांद्रता बढ़ेगी। अब देखो इसमें कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता घटती है। क्या होता है, रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ घटेगी लेकिन प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। चलो देखते हैं, मान लो किसी क्षण पर ये सांद्रता है, ठीक है, ये सांद्रता यानी कि 10 मोल है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जब आप यहाँ से नीचे आएंगे समय के साथ तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी, कुछ इस तरह से धीरे 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 ऐसे समय के साथ सांद्रता क्या हो रही, घट रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि सांद्रता कितनी हो जाएगी, इस वाली लाइन को क्रॉस कर जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसकी रिएक्टेंट की सांद्रता, ठीक है। तो ये किसके लिए कहानी है, ये कहानी है अभिकारक की भाई, किसकी, अभिकारक। अब देखो मजे की बात इसमें यह है, तात्कालिक वेग क्या होता है, ये जो क्रिया का जो सांद्रता घट रही है, क्या हो रहा है, जो सांद्रता घट रही है, ग्राफ जो चल रहा है, इस ग्राफ के लिए नीचे समय होगा। मान लो यहाँ पर कितना है हमारा 5 सेकंड है, ठीक, यहाँ पर कितना है हमारा 10 सेकंड है, और यहाँ पर कितना है हमारा 15 सेकंड है, और यहाँ पर कितना हमारा 20 सेकंड है। कितना है, 20 सेकंड। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ जो 15 सेकंड वाला समय है या हमारा 5 सेकंड वाला समय, ये मेरा कितना है 15 सेकंड वाला समय, ठीक। अगर कह दिया जाए कि बताओ एग्जैक्ट 15 सेकंड पर ही, यानी कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है आपको, अभिक्रिया का वेग पता लगाना है। कहाँ पर,
15 सेकंड पर अभिक्रिया का वेग पता लगाना है। तो यहाँ पर जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, सूक्ष्म होगा, यानी कि बहुत कम। कितना, बहुत कम, यानी कि 15वें सेकंड पर आपको क्या करना है, उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो 15वें सेकंड पर, जैसे मान लो हमारा T1 मान लियो मैंने, कितना है आपका 10 सेकंड, फिर T2 बराबर कितना है आपका 15 सेकंड। इस 15वें सेकंड पर जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वही क्या होता है, हमारा तात्कालिक वेग होता है। तो 15वें सेकंड पर इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, dx, क्या लिखते हैं, dx। और यहाँ पर समय में परिवर्तन कितना आ रहा है भाई, 15 ही सेकंड है। ठीक है, अब T1 और T2 की कहानी नहीं है, 15 सेकंड पर ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा T है, तभी तो लिखा है डेल्टा T बराबर कितना रहता है, इसमें 0 रहता है। कितना रहता है, 0, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा डेल्टा T में। ठीक, जितना समय है उसी पर्टिकुलर समय पे ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और वही क्या होता है, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, यानी कि तात्कालिक वेग होता है। इसके लिए अगर आप बात करेंगे इस वाले के लिए, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये क्या हमारा T है और ये क्या हमारा C है। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, तो यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आने पर हम देखते हैं समय यहाँ पर कितना है आपका 5 सेकंड है, यहाँ पर कितना है हमारा 10 सेकंड है, यहाँ पर कितना है हमारा 15 सेकंड, यहाँ पर कितना है हमारा 20 सेकंड। इस तरह से एवरेज वेट। ठीक है, यानी कि पहले आप यहाँ पर ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ज्ञात कीजिए, इन दोनों के बीच में अगर आपको ज्ञात करना है तो ये एवरेज रेट कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, टाइम कैसे निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डेल्टा T हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, यानी कि 10 माइनस 5, समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सांद्रता परिवर्तित हो रही है वो हम देख रहे हैं कम हो रही है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस पर सांद्रता ये रही होगी यहाँ पर, और इस वाले समय पर सांद्रता ये रही होगी। तो यहाँ से यहाँ देखो इतना सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक ही पॉइंट है, वही समय है, और वही क्या होगी हमारी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर सांद्रता होगी। कोई सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सांद्रता में यहाँ से इतना सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, औसत वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो T1 ये है हमारा, T2 ये है, यहाँ से यहाँ तक सांद्रता परिवर्तित हो रही है। पहले सांद्रता ये होगी, फिर घट कर कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी। तो सांद्रता में भी हमारा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो वेग है हमारा, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर ऐसे, कौन कौन से ऐसे कारक है जो इस वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या तो कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बना देंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा, और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि हम हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ आपको अच्छा बेहतरीन कंटेंट लेकर आएँ, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं पे करना है, एकदम फ्री में सारा कंटेंट, सारा सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।